श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब फेयोल ने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए हैं, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो दिए हुए हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेयोल सेड दैट द टोटल वर्क ऑफ अ फर्म शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल लॉट्स एंड एवरी एम्प्लॉय बी गिवन द जॉब अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, एंड व्हेन द एम्प्लॉय कीप्स ऑन डूइंग द सेम जॉब कंटिन्यूसली ही स्पेशलाइजेस इन इट। तो सबसे पहला जो कि हेनरी फेयोल ने कहा था वो ये था कि एक फर्म में जो टोटल काम है उसको छोटे लॉट्स में बांट देना चाहिए। मतलब ये जो टोटल काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और लोगों में उसको दे दो, और उसको इस तरीके से दो कि जिसका जो एबिलिटी है उसको वो वाला काम मिले। मतलब जो जिस काम में लायक है उसको वो वाला काम मिले, और जब वो उसी काम को कंटिन्यूसली करता जाएगा, व्हेन ही विल बी कंटिन्यूसली डूइंग दैट जॉब, तो वो उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेगा। हेनरी फेयोल का ये क्या कहना है कि एक फर्म का जो टोटल काम है दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल लॉट्स, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए, और जिन लोगों का जैसा क्षमता है उसके हिसाब से उन लोगों को देना चाहिए। और जब वो लोग उसमें कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे, व्हेन द पीपल विल कंटिन्यूसली वर्क इन दैट फील्ड, उसी काम को करते रहेंगे, तो वो लोग उसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे। ये है हमारा पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि वर्क को डिवाइड करके लोगों में बांट दो, और जो आदमी जितना देर तक उस काम को करेगा वो उतना ज़्यादा उसमें माहिर हो सकेगा। फिर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या कहता है कि फेयोल इंसिस्टेड दैट अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड मैच। द अथॉरिटी गिवन टू एन एम्प्लॉय मस्ट बी इक्वल टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कहते हैं कि किसी आदमी को जो काम दिया गया है वो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई सीईओ है तो उसका जो काम होगा वो भी एक सीईओ लेवल का ही होना चाहिए। अब कोई सीईओ है एंड उसे जो है किसी सुपरवाइजर के लेवल का काम दे दिया गया, या फिर उसे जो है किसी लेबर के लेवल का काम दे दिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई लेबर है एंड उसे सीईओ का काम दे दिया गया तो वो तो नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट उसको वही वाला काम मिले जो कि उसके अथॉरिटी के साथ मैच करे। वो जितना हाई पोस्ट पे होगा उसको उतना ही हाई पोस्ट के हिसाब से नौकरी मिलना चाहिए। ये है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद आता है डिसिप्लिन। फेयोल इंसिस्टेड दैट वर्क शुड बी डन कीपिंग अप विद द डिसिप्लिन ऑफ द फर्म। ही सेड दैट डिसिप्लिन मस्ट बी केप्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। तो थर्ड है डिसिप्लिन। तो फेयोल ने क्या कहा कि जब भी कुछ काम हो तो उस काम में डिसिप्लिन होना चाहिए, पूरा फर्म का डिसिप्लिन जो है उसमें मेंटेन होना चाहिए। उसने कहा कि डिसिप्लिन जो है वो हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन में होना चाहिए। द डिसिप्लिन शुड बी एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन में डिसिप्लिन होना चाहिए। सो फेयोल इंसिस्टेड दैट द वर्क शुड बी डन कीपिंग अप विद द डिसिप्लिन ऑफ द फर्म। फर्म के डिसिप्लिन के साथ, फर्म का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको मान के ही काम होगा, और हर एक लेवल में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस माना जाना चाहिए। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। फेयोल ने कहा कि एन इंडिविजुअल शुड गेट कमांड और ऑर्डर्स फ्रॉम वन सोर्स ओनली। अब यहाँ पे क्या फेयोल ने कहा है कि एक आदमी को एक ही सोर्स से ऑर्डर मिलना चाहिए। मतलब एक आदमी जो है उसको सिर्फ एक ही बंदा ऑर्डर दे सकता है कि तुम ये करो वो करो या फिर ये करो। उसे दो या दो से ज़्यादा आदमी ऑर्डर नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए। ये यहाँ का नियम है। फेयोल्स का प्रिंसिपल मैनेजमेंट में यही रूल है। बट असली में ये होता है कि नहीं होता है ये हम लोग खुद जानते हैं कि होता ही है। बहुत लोग ही ऑर्डर देते हैं। बट इसमें ये कहा गया कि एक फर्म में एक आदमी को एक ही सोर्स से ऑर्डर आना चाहिए, ऑर्डर उसे एक ही सोर्स से मिलना चाहिए, दो से ज़्यादा आदमी उसको नहीं बोल सकते। इसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फेयोल इंसिस्टेड दैट द वर्क डन बाय ऑल इंडिविजुअल्स मस्ट बी इन वन डायरेक्शन। दे मस्ट ऑल वर्क टू अचीव वन गोल। For example, laborers working in a jute mill are directed to one goal, that is production of jute goods. तो फेयोल ने कहा कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। दे शुड वर्क इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड वो डायरेक्शन जो है सबका एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा काम कर रहा है तो कोई उसके अलग काम कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जितना भी काम हो रहा है वो सब एक पर्टिकुलर लाइन में होना चाहिए एंड एक पर्टिकुलर जगह पे जाके ख़त्म हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जूट मिल में जितने भी लेबर्स होते हैं उनका क्या काम होता है,
उनका काम होता है कि उन्हें जो है जूट के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अब अगर कोई उसमें बोल दे कि मैं जूट का नहीं, मैं कॉटन का सामान बनाऊंगा, तो वो तो वहाँ पे नहीं चलेगा। सो इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो काम है वो एक ही लाइन में हो और एक ही फील्ड का हो। ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फेयोल इंसिस्टेड दैट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ अ लेबरर मस्ट बी इक्वल टू द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। अब फेयोल ने कहा कि किसी का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ अ लेबरर मस्ट बी इक्वल टू द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। मतलब लेबर का जो इंटरेस्ट है, लेबर का भलाई जहाँ में है, फर्म का भी भलाई उसी जगह में होना चाहिए। ये यहाँ पे फेयोल ने कहा है कि जहाँ पे लेबर का भलाई है, जहाँ पे लेबर खुश है, फर्म को भी उसी जगह पे खुश होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है remuneration. Fayol insisted that the remuneration payable to an individual must be fair, otherwise the individual will not work properly. He must get his share which he deserves. तो फेयोल ने कहा कि जो remuneration जो कि पे हो रहा है एक इंडिविजुअल को, the remuneration which is being paid to an individual, वो फेयर होना चाहिए। वो मतलब अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, उसे एक ठीक दाम का होना चाहिए। नहीं तो अगर वो ठीक नहीं होता है तो वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा। अगर किसी को बहुत कम सैलरी मिलती है तो वो अपना काम ठीक से करेगा नहीं, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है तो वो लापरवाही से काम करेगा। तो सैलरी जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा सैलरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फेयोल इंसिस्टेड दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। द कंपनी मस्ट नॉट बी टू सेंट्रलाइज्ड एंड इट मस्ट नॉट ऑल्सो बी टू डिसेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, मतलब जो डिसीजन लेने की जो ताकत है, वो कम लोगों के पास होती है, वो मैनेजमेंट में सिर्फ कुछ ही लोग ले सकते हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर जो है डिसीजन लेने की वो सबके पास होती है। तो फेयोल ने क्या कहा है कि किसी भी बिजनेस फर्म को ज़्यादा डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सेंट्रलाइज होना चाहिए। मतलब कि ना ही उसमें बहुत टाइट कंट्रोल होना चाहिए जिससे कि डिसीजन इतना टाइट हो जाए कि उसको लेने में बहुत देरी हो जाए, एंड ना ही उसे इतना लूज होना चाहिए कि कोई भी अपना डिसीजन आराम से ले ले। तो उसको जो है ना ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, मतलब ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सेंट्रलाइज्ड टू मच एंड इट शुड नॉट बी डिसेंट्रलाइज्ड टू मच। ना ही उसका पावर जो है वो कुछ ही हाथों में होना चाहिए एंड ना ही उसका पावर जो है वो बहुत हाथों में होना चाहिए। उसको एक ठीक ठाक लोगों के हाथ में होना चाहिए। ये था डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। इसके बाद आता है स्केलर चेन। फेयोल सेड दैट इन अ कंपनी इंफॉर्मेशन शुड फ्लो इन अ स्केलर चेन दैट इज फ्रॉम वन अथॉरिटी टू अनदर देन टू अनदर इन अ सीरीज। इट मस्ट नॉट बी फ्लोन डायरेक्टली। हाउएवर इफ द इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट इट कैन फ्लो थ्रू गैंग फ्लैंक। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बिजनेस है जिसमें दो टाइप के सामान बनते हैं। एक का प्रोडक्शन एक अलग जगह पे होता है, दूसरे का प्रोडक्शन अलग जगह पे होता है, लेकिन दोनों का मालिक एक ही है। तो पहले वाले में भी सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइज़र हैं, एंड दूसरे वाले में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सुपरवाइज़र, मैनेजर सब कुछ हैं। अब दोनों का प्रोडक्शन ठीक से चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ कि पहले वाले सुपरवाइज़र को दूसरे वाले के सुपरवाइज़र से मिलना था या फिर दूसरे वाले के सुपरवाइज़र को कुछ बोलना था, क्योंकि दोनों ही थे सुपरवाइज़र्स। तो उन दोनों को काम करना था, भले ही वो अलग काम करते थे लेकिन फर्म तो एक ही था। तो उनको जो है दूसरे को बोलना था। तो इस केस में फेयोल ने क्या कहा है कि उसको डायरेक्टली जाके उस डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से नहीं मिल लेना चाहिए। उसको जो है अपने से हायर आदमी को बोलना चाहिए, जो कि वो इन्फॉर्मेशन को और हायर के पास पहुंचाएगा, जो कि उसको और हायर के पास पहुंचाएगा। फिर जब वो हाईएस्ट पे पहुंच जाएगा उसके बाद वो जो है वो किसी लोएस्ट के पास जाएगा, फिर वो उससे लो के पास जाएगा, एंड फिर वो आखिर में उसके पास पहुंच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो प्रोडक्ट ए का जो सुपरवाइज़र था वो डायरेक्टली जाके मीट नहीं कर सकता है प्रोडक्ट बी के सुपरवाइज़र को। अगर उसे प्रोडक्ट बी के सुपरवाइज़र से मिलना है, वो जो है सबसे पहले अपने मैनेजर को बोलेगा कि मुझे उससे मिलना है, उसका मैनेजर जो है फिर उसी का सीईओ को बोलेगा कि इसे उससे मिलना है, फिर उसका जो सीईओ है वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलेगा कि इसे उससे मिलना है, एंड वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो लास्ट में जाके मालिक को बोलेंगे। अब मालिक ने परमिशन दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फट से घूम के आ जाएगा। फिर मालिक के बाद ये जो नोटिस है ये
प्रोडक्ट बी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा, फिर प्रोडक्ट बी का सीईओ के पास जाएगा, फिर प्रोडक्ट बी का मैनेजर के पास जाएगा एंड लास्ट में वो सुपरवाइजर के पास जाएगा एंड तब जाके वो इसमें मीट कर सकता है। ये है फेयोल ने कहा है कि इस तरीके से मैसेज जाना चाहिए। एंड ये इस तरीके से मैसेज क्यों जाना चाहिए? ये इस तरीके से मैसेज इसलिए जाना चाहिए क्योंकि अगर इस तरीके से मैसेज जाएगा तो उसमें हर एक बंदा जो कि बीच में है वो अच्छे से अपना नॉलेज ले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सुपरवाइजर जाकर डायरेक्टली ही उससे मीट कर लेता, इफ़ ही वुड हैव मीट हिम वेरी सून, अगर वो उसे डायरेक्टली ही मिल लेता, इफ़ ही वुड हैव मेट हिम विदाउट टेलिंग एनीबडी, तो उससे इन्फॉर्मेशन तो शेयर हो जाते, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ उन दोनों के बीच में ही रहता, बाकी के लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम चल पाता। तो ताकि बाकी के लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मालूम रहे, इसलिए जो है वो उसे सबको बोल के उस इन्फॉर्मेशन को जाना चाहिए। लेकिन फेयोल ने ये भी कहा है कि अगर समय बहुत कम हो और उसमें जो है ये नहीं हो सकता है तो उस केस में वो डायरेक्टली भी जाके बात कर सकता है। एंड वो जो डायरेक्टली जाके बात करेगा उसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक, दैट इज नोन एज अ गैंग प्लैंक। उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं, मतलब जब समय नहीं है कि उतना देर तक वेट किया जा सके तब वो डायरेक्टली ही जाके उससे बात कर सकता है, तो इसको हम लोग गैंग प्लैंक बोलते हैं। अब आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पे एक फर्म का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब हेड जो है वो ए है, फिर उसके पास बी है, फिर उसके इस तरफ आई है जो कि ओ तक है एंड इस तरफ बी है जो कि एच तक है। अब एफ जो है एंड एम जो है वो दोनों ही डिपार्टमेंट में सेम लेवल पे हैं। अब अगर एफ को जो है एम को कुछ बोलना है तो उसे डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए। एफ को जो है ई को बोलना चाहिए, फिर ई डी को बोलेगा, डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, ए आई को बोलेगा, आई जे को बोलेगा, जे के को बोलेगा, के एल को बोलेगा एंड एल लास्ट में जाके एम को बोलेगा, तब जाके वो उससे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि उसके पास उतना समय नहीं है कि वो उतना देर तक वेट कर सके, सो इन दैट केसेस एफ जो है वो डायरेक्टली भी जाके एम से मीट कर सकता है, जो कि हमने एफ से डायरेक्ट एक एरो जाते हुए एम की तरफ इससे हमने दिखाया हुआ है। सो इसी को हम लोग स्केलर चेन बोलते हैं कि एक चेन में इंफॉर्मेशन जाएगा एंड जब वो चेन को फुलफिल करना उतना पॉसिबल नहीं होगा तब जो है ये डायरेक्टली भी जा सकता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बाय फेयोल स्टेट्स दैट एवरीथिंग मस्ट बी इन ऑर्डर, एवरी रिक्वायर्ड थिंग एट द राइट प्लेस एंड एवरी रिक्वायर्ड इंडिविजुअल एट द राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम। दिस विल स्टॉप केओस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है वो होना चाहिए, हर एक चीज़ में कुछ ऑर्डर होना चाहिए, हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पैटर्न में सब कुछ होना चाहिए एंड सबको पैटर्न फॉलो करना चाहिए। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, द पैटर्न मस्ट बी फॉलोड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। उसमें जो है पर्टिकुलर एक ऑर्डर में वो फॉलो होना चाहिए। फिर इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रीटेड द सेम, द फर्म शुड बिहेव विथ एवरी वन विथ जस्टिस एंड काइंडनेस, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें फेयोल ने क्या कहा है कि फर्म में जो भी लोग काम करते हैं सबको एक नज़र से ही देखना चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन पर्सन एंड द अदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ बहुत फर्म ज़्यादा कर रही है तो किसी के साथ बहुत कम कर रही है, सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एन इंडिविजुअल्स टेन्योर मस्ट बी kept stable, there must be no frequent changes made to his work, he must be given time to learn his job, frequent transfer should not take place। तो इसमें फेयोल ने क्या कहा है कि टेन्योर जो है मतलब जिस समय के लिए वो काम करेगा वो एक फिक्स्ड होना चाहिए एंड वो एक ठीक ठाक होना चाहिए। उसको सीखने के लिए अगर टाइम लगता है तो उसको सीखने के लिए भी समय दो, मतलब उसे उतनी जल्दी नौकरी से मत निकालो, उसे पहले सीखने का समय दो, उसका ट्रांसफ़र उतना जल्दी मत करवाओ। मतलब किसी भी आदमी का नौकरी इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए, यही इसमें बोला गया है। उसको एक अच्छे खासे समय तक फर्म के द्वारा नौकरी पाना चाहिए। फिर इसके बाद है इनिशिएटिव। अ फर्म शुड टेक सजेशंस फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज़ एंड एवरीवन इज फ्री टू गिव सजेशंस, द पर्सन हुज सजेशन इज यूज्ड मस्ट बी रिवॉर्डेड। तो अब इनिशिएटिव में फेयोल ने क्या कहा है कि एक फर्म को जो है अपने हर एक वर्कर से रिव्यूज़ लेना चाहिए कि फर्म किस तरीके से अच्छे से काम कर सकता है। द फर्म शुड टेक ओपिनियंस फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन कि वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है एंड हर एक को बोलने का उसमें हक है एंड जिस किसी का भी उसमें यूज़ होगा, मतलब
फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मेरे कंपनी ने बोला कि तुम फर्म के लिए कुछ सजेस्ट करो, तो मैंने कुछ सजेस्ट किया एंड आफ्टर दैट उन्होंने उसको यूज़ कर लिया, दे यूज्ड इट इन देयर फील्ड। तो उसमें क्या है, इन दैट केस आई मस्ट बी रिवॉर्डेड, मुझे एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो ये फेयोल ने कहा है। फिर उसके बाद है स्पिरिट द कॉप्स, देयर मस्ट बी टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर मस्ट बी स्पिरिट अमंग द वर्कर्स टू। अब इसमें फेयोल ने क्या कहा है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में एक स्पिरिट होना चाहिए, मतलब एक जोश होना चाहिए सभी लोगों में जो कि काम कर रहे हैं, ये जोश होना जरूरी है। तो ये थे फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल्स। अब हम अगर इन्हें रियल लाइफ में देखने जाएंगे तो इनमें से अच्छा खासा है जो कि फॉलो नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों को सताया जाता है, लोगों को बार बार नौकरी से निकाला जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, लोग स्पिरिट के साथ नहीं काम करते हैं। बट ये है एक प्रिंसिपल कि अगर कभी कोई फर्म आइडियली काम करना चाहता है तो उसको इसे फॉलो करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट अ फर्म शुड फॉलो। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।